नुसरतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं शाहज़ेब जिलानी। दो इदारों के बारे में बड़ा शिकवा होता है कि वो बाकियों के एहतसाब में तो बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन अपने एहतसाब की जब बात आए तो वो आगे पीछे हो जाते हैं। इन दो इदारों में से दूसरा इदारा अदलिया है, लेकिन आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो कार्रवाई हुई है उसके बाद से हम ये कुल्ली तौर पे नहीं कह सकते कि ख़ुद एहतसाबी का निज़ाम जो है इस इदारे में काम नहीं कर रहा, या काम करता है तो उसका अवाम को इल्म नहीं हो पाता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली नकवी को जो है बेकायदगियों यानी मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया है। और हालांकि मज़ाहिर नकवी साहब जो हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के दौरान ही 10 जनवरी को मुस्ताफ़ी हो गए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रखने का इख्तियार काउंसिल को दे दिया। काउंसिल ने कहा है कि जस्टिस नकवी के ख़िलाफ़ 9 शिकायत मिली हैं और वो दुरुस्त हैं और उन्हें उनके ओहदे से बरतरफ कर देना चाहिए था अगर वो बरकरार होते। ज़्यादातर शिकायत अमलाक की ख़रीद व फ़रोख्त के बारे में हैं, जिनमें उनके अहल खाना भी मुलव्वस बताए गए हैं। मसलन 2021 में लाहौर के इलाके गुलबर्ग में 4 करोड़ 44 लाख रुपए का प्लॉट ख़रीद के उसे 7 करोड़ 20 लाख रुपए का ज़ाहिर किया गया। अगले बरस यानी 2022 में एक फ्रंटमैन मोहम्मद सफदर को 13 करोड़ रुपए में ये प्लॉट फ़रोख्त किया गया, मगर उसे 4 करोड़ 96 लाख रुपए का ज़ाहिर किया गया कि इस कीमत में फ़रोख्त किया गया है। लाहौर कैंट में 65 करोड़ रुपए मार्केट वैल्यू का 4 कनाल का प्लॉट 10 करोड़ 70 लाख रुपए में ख़रीदा गया। एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में फ्रंटमैन के ज़रिए 1 कनाल का प्लॉट 5 लाख रुपए में ख़रीदा, हालांकि उसकी कमर्शियल वैल्यू उस वक्त 20 लाख रुपए थी। मज़ाहिर नकवी के 2 बेटों ने 3 करोड़ रुपए मार्केट वैल्यू का कमर्शियल प्लॉट 9 लाख रुपए में ख़रीदा, जबकि उनकी साहबजादी के बारे में बताया गया है कि उनके फॉरेन करेंसी अकाउंट में दुबई से 10,000 पाउंड स्टर्लिंग ट्रांसफ़र किए गए थे। बरतानिया के एक अकाउंट में। हाँ, बरतानिया के अकाउंट में। हाँ, तो भाई ये तो देखें बोसर साहब, है तो काफ़ी एक गैर मामूली बात है। जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो इदारे हैं उनके अंदर भी अगर कहीं पे गड़बड़ हैं तो उनका एहतसाब होना चाहिए। अच्छा, वो ये प्लीन लेते हैं जैसे आर्मी हुई या अदलिया हुई कि जी हमारे यहाँ एक अपना मैकेनिज़्म है जो कि है, और हम उसके तहत जो है वो सजाएं वजाएं देते हैं, लेकिन पब्लिक नहीं करते। हाँ। लेकिन तो हम जो कहते हैं ना कि जस्टिस हैज़ टू बी सीन टू बी डन, तो इस केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने काफ़ी फुर्ती के साथ ये सारे सबूत भी थे, शवाहिद भी थे, और जब इस्तीफ़े की बात सामने आई तो पूरे मुल्क में ये तबसरा हो रहा था कि आप उसको फेस करते हैं ना, क्योंकि हम हर एक को ये कहते हैं, सियासतदानों को, सहाफ़ियों को, कि जब इल्ज़ामात लगते हैं तो आप फेस करें आके अदालत में, और अगर सुप्रीम कोर्ट का जज खुद फेस ना करे, हाँ, कि जिसकी अदालत में सियासतदान पेश होते हैं, तो उसके बाद ये जो हमारी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है इसमें काफ़ी बहुत ही क्लैरिटी ऑफ माइंड वाले जो जजेस हैं उन्होंने बेहतर समझा कि हम इसको ऐसे जाने ना दें, हम इसको टैकल करें। खासा प्रोग्रेसिव एटीट्यूड है, खासा प्रोग्रेसिव है। तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छी मिसाल कायम करेगा, और मेरा ख्याल है और भी कुछ जजेस हैं जिनके बारे में एतराज़ात हैं या इल्ज़ामात हैं, हाँ, और अब उन्हें भी एक हेयरिंग मिलेगी। उनको जो है सफाई का मौका दिया गया है, और इसलिए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इसमें ये नुकता भी उठाया गया कि अगर आप सीट पे बैठे हुए तो आप खुद को डिफेंड नहीं कर सकते। हाँ। आप तो जज है ना। हाँ। तो लिहाजा, लेकिन उन्हें जिनके खिलाफ इल्ज़ामात हैं उन्हें भी पूरा मौका दिया जा रहा है। अल्लाह करे ट्रांसपेरेंट रहे सारा मामला, शफाफियत इतनी ही अहम होती है जितना एहतसाब अहम होता है। अदलिया का वकार और बुलंद जाहिर है ना, मतलब इस पे कोई आंच नहीं आएगी। अच्छा, आज बाकी खबरें भी इत्तफाक से अदलिया के बारे में ही है। मसलन पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर नामजद अरकान को 13 मार्च तक हल्फ लेने से मना कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ एक 2 रुकनी बेंच ने यह हुक्म इम्तनाई जारी किया था कि एक दिन का हुक्म इम्तनाई जारी किया था कि आज की तारीख़ तक ये हलफ नहीं ले सकते, लेकिन उस अदालत ने चीफ जस्टिस से लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त की थी।
आज की समाअत में अटॉर्नी जनरल को पेश होना था, उन्हें तलब किया गया था, वो पेश नहीं हुए। लिहाजा अब ये जो स्टे ऑर्डर है, हुक्म इम्तनाई, ये 13 मार्च तक इसकी तौसी कर दी गई है और उसी दिन इसका अगली समाअत भी होगी इस केस की। लेकिन जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उर्फ तहरीक इंसाफ है, उसने मखसूस नशिस्तें ना देने के फ़ैसले को लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर रखा है। और जो PTI के बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, उनका कहना है कि फॉर्म 45 में हेरा फेरी के मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट इस मामले पे जो भी फैसला करे, एक तासुर यह है कि वो सूबे की हद तक होगा। उन्होंने कहा नो, हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है पूरे मुल्क पे मुहित होता है। अच्छा, इस दौरान ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का बड़ा मज़ेदार ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि 2018 के इंतखाबात में जिस हमें फॉर्म 45 की बजाय सादा कागज़ पे नतीजा पकड़ा दिया गया, पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल के गिनती हुई। जब ये सादा कागज़ मैंने इस इंतखाबी अमल के सरपरस्त जनरल बाजवा को भिजवाया तो उन्होंने सिर्फ ज़बानी तसल्ली दी कि कोई नहीं होंदा, ऐसा होंदा भाई, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इस दौरान इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने 2016 में मुबैना तौर पे शराब और बिला लाइसेंस असला रखने के इल्ज़ाम में जो अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिया था, तो आज वो फ़ैसला जो है वो ख़त्म कर दिया गया है और ये मुकदमा दोबारा ट्रायल कोर्ट में भेज दिया गया है। तो अब वो ज़ाहिर है वो तो चीफ मिनिस्टर हैं, वो उस सूरत में फेस करेंगे। अच्छा, इस दौरान पुलिस ने दावा किया है कि अडयाला जेल, जहाँ के इमरान खान हैं, वहाँ एक साजिश पकड़ी गई है। एक दहशतगर्द हमले का मंसूबा CTD की मदद से नाकाम बना दिया गया है। दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से आए थे और उनसे भारी असलहा, बारूद, दस्ती बम वगैरह जो हैं वो बरामद हुए हैं। जेल का नक्शा भी बरामद हुआ है। PTI के हल्के जो हैं हर बात पे ज़ाहिर शक करते हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये तो उन्हें कहीं शिफ्ट करने की साजिश है या जवाब बनाया जा रहा है, साजिश करी। हाँ। एक और जो बड़ी ख़बर है वो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से आई है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के जो 2 साहबजादे हैं, हसन और हुसैन नवाज़, उनकी गिरफ़्तारी के जो वारंट हैं वो 14 मार्च तक मुअत्तल हो गए हैं। दोनों भाई करप्शन के 3 केसेस में मतलूब हैं, यानी एवन फील्ड्स, अल अज़ीज़िया, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट केस। एहतसाब जज ने कहा कि दोनों मुलजिमों को अदालत पेश होने के लिए मौका दे रही है। अगर उन्होंने इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाया तो कानून पूरी ताकत से हरकत में आ सकता है। दोनों भाइयों ने अपनी दरख्वास्त में भी ये कहा कि वो अपने ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात का सामना करने के लिए अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। नैब के वकला यहाँ मौजूद थे। उन्होंने नैब के वकला से पूछा आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा जी हमें कोई एतराज़ नहीं है, इसलिए कि जो इश्तिहारी करार दिया गया था इसीलिए तो करार दिया गया था कि पकड़ के आपके सामने पेश किया जाए। अच्छा, और नैब के वकील ने यह भी बताया कि जो एवन फील्ड केस है, इसके 5 में से 3 मुलजिमों को एहतसाब अदालत ने जो सज़ा सुनाई थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दी, तो बाकी 2 मुलजिम इन्हें भी सुना, इनका भी हो जाएगा खैर। अच्छा सुने, आज आपने अदालत की कोई खबर छोड़ी नहीं है, हाँ है ना? आज आप हमने सारी अदालती की खबरें बता दी। मेरा सिर्फ एक सवाल था, ये जो रिजर्व सीट्स वाला मामला है जो लटक गया, आप रिजर्व सीट का जिक्र तो किया, वो आपने किया कि 13 मार्च जो है वो मुलतवी हो गया है। इसका सदारती इलेक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मैं एक तो बैरिस्टर एट लॉ बनते बनते रह गया, लेकिन मेरी गट फीलिंग ये है कि बज़ाहिर ऐवान को मुकम्मल होना चाहिए जी। तो अगर ये 13 मार्च तक स्टे मिल गया है कि जी हलफ नहीं उठा सकते पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से, तो 9 मार्च को सदारती इलेक्शन हो रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि क्या गीदड़ सिंगी निकालेंगे इसमें से क्या है। मुझे इस वक्त ये लतीफ़ा याद आ रहा है, वो फुटबॉल की टीम में एक सरदार जी थे, वो सब गेंद का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो टेंशन में आ गए, कहने लगे यार गेम शुरू करो, फुटबॉल आंधी रहेगी। तो ऐवान मुकम्मल होता है। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन भी आखिर हो ही गया ना, विदाउट ये जो रिजर्व सीट, कुछ ना कुछ भाई निकल आएगा, मतलब कानून में बहुत गुंजाइश मौजूद है। जादू हो जाएगा। हाँ, एक वक्फा ले लें।
तो 7 मार्च का दिन अब ख़त्म पजीर है। 8 मार्च का दिन जो है अब उसकी एक अहमियत हो गई है। पाकिस्तान के अंदर भी औरत मार्च होता है। ये दिन आलमी यौम ख़वातीन के तौर पे मनाया जाता है। वसत कब से? 1909 से ओरिजिनली मनाया जा रहा है, लेकिन 77 से पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, इसलिए कि 75 को उन्होंने ख़वातीन का आलमी साल करार दिया था अक़वाम मुत्तहिदा ने। तो हमारे यहाँ भी ये मनाया जाता था पहले, लेकिन गुजर जाता था, किसी को पता ही नहीं चलता था। लेकिन 2018 से हमने देखा है कि पहला जो है वो साइजेबल एक मुजाहरा हुआ, उसके बाद हर साल उसकी साइज़ बढ़ती जा रही है। बीच में कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई, उसका भी मुकाबला हुआ। आज प्रोग्राम में हम यहाँ पे थोड़ा सा अहाता करेंगे कि ये जो एहतजाज है या ये जो मूवमेंट है ये कहाँ तक पहुँची है। हम देखेंगे ज़ाहिर है कि जुमे के दिन भी नारे लगेंगे, मार्चेस होंगे, गम गुस्से का इजहार भी होगा, लेकिन पुरअमन होगा, मुतालबात भी रखे जाएंगे। लेकिन ये चीज़ अब वाज़ेह होती जा रही है कि ये एक दरअसल अवाम के शऊर की बेदारी की एक मुहिम है, एक तहरीक है। इसकी मज़े की बात यह है कि इसका कोई तंजीमी ढांचा नहीं है, कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं है। इसमें हर तरह के लोग शामिल हैं, ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द भी हैं, ट्रांसजेंडर लोग भी इसमें आते हैं, बच्चे भी आते हैं। और अब एक ये आहिस्ता आहिस्ता एक मेला बनता जा रहा है। 8 मार्च के दिन हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं 2 ख़वातीन। बाद से ताहिरा अब्दुल्ला इंसानी हुकूक की सरकर्दा कारकुन हैं, औरत मार्च की बड़ी सपोर्टर हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं लम्स की असिस्टेंट प्रोफेसर हिबा अकबर, क्रिमिनल लॉ पढ़ाती हैं, जेंडर और लेबर के इश्यूज़ पे रिसर्च भी करती हैं और पढ़ाती भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हिबा, मैं शुरुआत आपसे करूँगा। हमने देखा कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। कराची का अपना मुजाहरा होता है, लाहौर का अपना, इस्लामाबाद में भी अलग होते हैं। लेकिन जो लाहौर वाला जो औरत मार्च होगा उसके इस दफ़ा 12 मुतालबात सामने आए, जो चार्टर ऑफ डिमांड आया, और नारे हैं इस दफ़ा के सियासत, मुज़ाहमत, आज़ादी। थोड़ा सा इसको अगर आप एक नटशेल में बता दें कि काफ़ी वाइड एजेंडा है जिसमें पॉलिटिक्स की भी काफ़ी बात है। तो लाहौर चैप्टर जो है वो इस दफ़ा किन इश्यूज़ पे फोकस कर रहा है, क्यों उन पे फोकस कर रहा है? बहुत बहुत हम अपना जब साल का थीम डिसाइड करने बैठते हैं तो उसमें यही देखते हैं कि पिछले साल में कौन से चैलेंजेस रहे हैं या आने वाले साल में कौन से चैलेंजेस सामने आने हैं। तो उसमें क्योंकि इलेक्शन ईयर था तो सियासत का तो जिक्र ज़रूरी था, लेकिन साथ साथ जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो उन दिनों बलोच मिसिंग पर्सनस का प्रोटेस्ट इस्लामाबाद बैठा हुआ था, उनको भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी था। साथ साथ क्लाइमेट चेंज का भी इशू था। अब ये तमाम इश्यूज जो हैं वो बज़ाहिर तो अलहदा लगते हैं, लेकिन वो जुड़े हुए भी हैं, क्योंकि औरत मार्च का जो काम है, औरत मार्च का जो नारा है, वो भी एक सियासत का हिस्सा बनता है। तो इन सब को सियासत से जोड़ा, लेकिन साथ साथ आज़ादी की भी बात करने की ज़रूरत थी और मज़ाहमत की ख़ास तौर पे सियासत की बात करने की ज़रूरत थी। तो बिल्कुल हमारी जो सबसे पहली डिमांड है वो यही है कि हाल के जो इलेक्शंस उसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत बड़ी ज़रूरत थी, और उससे जो हम एक जमहूरियत का सिलसिला होना चाहिए स्टेबिलिटी की तरफ और एक चेंज ऑफ गवर्नमेंट की तरफ, वो स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे ऐसे भी कुछ डिमांड्स हैं कि इस सियासी सिस्टम को मज़ीद स्ट्रॉन्ग किस तरह किया जा सकता है। अब कैंपेन फाइनेंस लॉज की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, और ये जो इलेक्टेबल्स का तस्वर बिल्कुल ही अब तो आम ही बन गया हमारे सियासत का। इसको छोड़कर हम हकीकी सियासत की तरफ किस तरह जा सकते हैं जिसमें वाकई के नुमाइंदे सामने आए। ठीक है, तो मैं आपके जो लिस्ट ऑफ डिमांड्स है उसमें मैंने ये भी देखा कि आपने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से भी बातें की हैं। मैं वापस आऊँगा आपकी तरफ। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, थोड़ा सा हमें ये बताएं, चूँकि आपका तजुर्बा ज़्यादा है और आप एक लंबे अरसे से इंसानी हुकूक के हवाले से काम करती आई हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि थोड़ा लॉन्ग व्यू लें, जिन मरहल से हम गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं, आपको कोई उम्मीद नज़र आती है कि जिस तरह हमारी नई नस्ल इन मामलात को आगे लेके चल रही है उससे कुछ बेहतरी आ रही है? और कितना आगे बढ़े अब तक, ये भी बताइएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके तीसरे साथी को हम मिस कर रहे हैं आज जी। और इस मौजू पर आज गुफ्तगू करने का बहुत शुक्रिया, ताकि कल के लिए एक थोड़ा सा एक पेश खेमा इसको हम समझ सकते हैं। औरत मार्च जैसा कि आपने फरमाया 2018 से चल रहा है,
ये सिलसिला, चाहे कितनी भी हमारे खिलाफ रुकावटें आई हैं, अटैक्स हुए हैं फिजिकल, और हर तरह की NOC नहीं दिया जाता, इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ, लेकिन साथ साथ ये बात याद रखने की है कि हमारी नानियाँ और दादियाँ भी मार्च किया करती थी, वो औरतें थीं, तो वो भी एक औरत मार्च थी आज़ादी के सिलसिले में, वो भी औरत आज़ादी और मुल्क की आज़ादी और बड़े सगीर की आज़ादी। तो मैं वहाँ तक पीछे जाना चाहती हूँ। फिर ख़वातीन महाज़ अमल का सिलसिला शुरू हुआ 1981 में पाकिस्तान में, जनरल ज़ियाउल हक का बदतरीन दौर था, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। ये वक्त नहीं है, ना आपके पास इतना वक्त होगा कि हम पूरा इहाता कर सकें तारीख का, लेकिन जहाँ मैं औरत मार्च को बहुत सपोर्ट करती हूँ और भरपूर तरीके से करती रहूंगी। अब ये देखिए, ये इस्लामाबाद की औरत मार्च का पोस्टर है जिसमें मुजाहिमत और उम्मीद का जिक्र किया गया है, और तस्वीर जो है वो बलोच और औरतों, बलोच औरतों की मार्च, लॉन्ग मार्च की है। इसके पीछे जो मुतालबात लिखे गए हैं वो 9 मौज़ूआत के ऊपर 40 से ज्यादा मुतालबात हैं। बहुत सारे वो हैं जो कि आपको अभी लाहौर औरत मार्च की तरफ से बयान किए गए, तो उनको मैं दोहराऊंगी नहीं, लेकिन थोड़ा सा बताने की जरूरत है कि आप लॉन्ग व्यू की बात कर रहे हैं ना, हैरानगी की बात है कि 1981 में जो हमारे मुतालबात थे आज भी वही हैं। यानी जबरी गुमशुदगियां बंद करो, अमन कायम करो, औरतों के खिलाफ सिंफी तशद्दुद और पेदरसरी निजाम को खत्म करो। साइबर हरासमेंट एक नई चीज आई है, उसका तदारुक कैसे करना है, साइबर हरासमेंट, ऑनलाइन स्टॉकिंग, गुर्बत को खत्म करो, इकोनॉमिक जस्टिस, तालीम और सेहत, औरतों के सियासी हुकूक और सियासी शमूलियत और शिरकत, मजहबी अक़लियतों के हुकूक और उनको किस तरह तहफ़्फ़ुज़ देना। मुझे बताइए 1981 से लेके अब 2024 में हम दाखिल हो गए, क्या फर्क आ गया? 4 दहाइयों से ज्यादा हो गया, ज्यादा। और ये देखिए हर दफा आपको ना, ये हर मर्तबा जब इलेक्शन, अभी हम इलेक्शन से गुजर के चुके हैं 8 फरवरी को, तो हमेशा औरतों की मैनिफेस्टोस के हवाले से हम लोग चीजें लिखते हैं और सियासी जमातों को देते हैं, ये एक तश्तरी पे रख के बनाई चीज देते हैं। जी सॉरी, मुझे एक ब्रेक लेना है। नहीं डालते। हाँ, अब मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ, एक हमें ब्रेक पे जाना है। चैलेंजेस बड़े हैं, अवेयरनेस भी बड़ी है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं कि सिनफी मसावात के हवाले से हम कहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद से हैं ताहिरा अब्दुल्ला, लाहौर से हमारे साथ हैं हिबा अकबर। हिबा, आपसे पहले जब बात हो रही थी तो आपने कहा कि इस दफ़ा जो 12 मुतालबात हैं उसमें एक ये भी है कि ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ बन रहे हैं, लाहौर में भी है, उस पर भी काफ़ी सवालात हैं। थोड़ा वजाहत करेंगी कि उसके हवाले से क्या कंसर्न्स हैं? जी, ये तीसरा साल है कि सेफ सिटीज़ के मतलब हमने डिमांड इंक्लूड की है, और उसकी वजह बहुत सिंपल है। सेफ सिटीज़ का प्रोजेक्ट जो है उसमें प्रॉमिस यही था कि ये तमाम शहरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन हमने देखा है कि जब भी कोई हरासमेंट रिलेटेड कंप्लेंट की जाए, कार थेफ्ट की कंप्लेंट की जाए, सड़क पर मार धाड़ की बात की जाए, घर पर चोरी की कंप्लेंट की जाए, तो सेफ सिटीज़ का कोई आपको सहारा नहीं मिलता। यहाँ तक कि 2 साल पहले एक खबर छपी थी अखबार में कि एक साहब की गाड़ी चोरी हो गई और 3 साल तक उन्हें उसी गाड़ी से रिलेटेड ट्रैफिक वायलेशंस के टिकट्स तो आते रहे सेफ सिटीज़ के कैमरेज के थ्रू, उनकी गाड़ी नहीं मिली। उनका ताउन उस सिलसिले में नहीं किया गया। लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई स्टेट का अपना इंटरेस्ट आता है, जैसे कि पिछले मई में हुआ, तो फौरन से पहले सेफ सिटीज़ के थ्रू तस्वीरें भी आ जाती हैं लोगों का जिनका भी ट्रायल भी नहीं कमेंस हुआ, तो जो इन्वेस्टिगेशन का भी हिस्सा नहीं बने होते, उनकी तस्वीरें तक अखबार में छप जाती हैं। तो
और दूसरी तरफ ये है कि सेफ सिटीज़ को चलाने के लिए कोई एनुअली 12 मिलियन रुपीज़, कभी 17 मिलियन रुपीज़ का एस्टिमेट भी मैंने पढ़ा हुआ अखबारों में, ये उसका बिल आता है। और उसके बरक्स जब हम ख़वातीन होने के नाते हम ख़वातीन के हॉस्टल्स का मुतालबा करती हैं, रेप कोर्ट्स का मुतालबा करती हैं, हेल्थ और एजुकेशन के बजट पर स्पेंड करने का मुतालबा करती हैं, तो हमें कहा जाता है हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं, IMF का कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। तो इस रियासत में जहाँ हमेशा सिक्योरिटी पर स्पेंड किया जाता है, ना तो ख़वातीन सिक्योर हैं, ना तो ट्रांसजेंडर अफराद सिक्योर हैं, लेकिन उसके साथ साथ रियासत अपनी सर्वेलेंस पर स्पेंड किए जा रही है। और साथ साथ ये भी देखने को मिलता है कि सेफ सिटीज़ के कैमरे से बनी हुई वीडियोस जो हैं आपको यूट्यूब तक पर मिलती हैं। सो ये एक कंप्लीट सर्वेलेंस मैकेनिज्म है जो प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है, ड्यू प्रोसेस के राइट्स को वायलेट कर रहा है। तो शहरी का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ है इस पूरे सिस्टम में? ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, मैं ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने फरमाया कि 1981 से अब तक जो है वो हालात वही हैं, मुतालबात वही हैं। इस मुल्क की आबादी इस वक्त कहा जाता है 60 से 65% जो लोग हैं वो खुशकिस्मती से उनकी जो उम्रें हैं वो 30 साल तक हैं। अब 30 साल तक की उम्र का मतलब 18 साल 20-22 साल के जो नई नस्ल है लड़के लड़कियां, वो ज़ाहिर तवानाई से भरे हुए होते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो 1981 में आपकी नस्ल इसी स्टेज पे थी, आज एक नई जनरेशन आई है और उसने कुछ चमत्कार भी दिखाए हैं इसी महीने के अंदर। तो आपको उम्मीद है कि अगले 40 साल बाद जब ये आपकी उम्र को पहुंचेंगे तो ये नहीं कह पाएंगे कि जी हालात वही हैं और मुतालबात भी वही हैं? शुक्रिया वसत साहब। उम्मीद पर दुनिया कायम है और नाउमीदी जुर्म है, और बिल्कुल मना है नाउमीदी। ठीक है, मेरी नस्ल ने जो मुतालबात बुलंद किए और अभी तक वही कर रहे हैं, ये देख लीजिए, ये इस साल का पोस्टर है और ये वही मुतालबात हैं। नई चीजें जो आई हैं, माहौलियात और साइबर ऑनलाइन, ये जो डिजिटल एनवायरनमेंट है आजकल, माहौल है, उसके हवाले से एक नया थीम आ गया है जिसके 3-4 मुतालबात हैं। बाकी सब तो वही हैं। अब थोड़ी सी मैं बात करना, आपने उम्मीद की कस के बारे में सवाल पूछा। जी, उम्मीद है। अगर उम्मीद ना होती तो इस ढेर उम्र में आकर, बूढ़ी उम्र में आकर मैं अभी तक सड़कें क्यों नाप रही होती? उम्मीद के तहत ही इंसान काम करता है ना। हम अगर अपनी जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं तो इसी उम्मीद के साथ कि अगली नस्ल के लिए। और मुझे अभी आज किसी ने ये बात कही कि तुम्हारे कंधों पे खड़े होकर औरतें और ट्रांसजेंडर्स और विमेन लिविंग विद डिसेबिलिटीज, जो कि जिनको हम कतई तौर पे माजूर अफराद नहीं कहते, ये जो पिसे हुए तबकात हैं, मजहबी अकलियतें हैं, बलोच कौमें हैं, जो तमाम तर जो पिसे हुए कम्युनिटीज हैं, वो मुझे आज ये बात कही गई और कितना अच्छा लगा मुझे कि देखिए आपने जो जिद्दोजहद की। अब हम लोग बार बार साइबर हरासमेंट की बात करते हैं, ट्रोलिंग, फोटोशॉपिंग, स्टॉकिंग वगैरह वगैरह, बहुत बदनीयती पर मबनी कानून बनाया गया था। एक हुकूमत ने बनाया, दूसरी पार्टी ने आके उसको और भी बदतर कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं गुफ्तगू करना चाहती, लेकिन हम ये कहना चाहती हैं कि औरत फ्रेंडली, औरत दोस्त माहौल हमें नहीं नजर आता। तो आपने मुझसे उम्मीद की बात की, मैं आपसे ईमानदारी से जवाब दे रही हूँ, औरत दोस्त माहौल नहीं है हमारे पास। ठीक है। तो ताहिरा साहबा, एक छोटी सी बात कर लो। खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट अनाउंस हुआ है, 15 वजीर, 5 मुशीर, 1 टोकन औरत जो कि औरतों के अमूर को देखेगी। ये वो जनाना डब्बा नहीं है तो क्या है? हम तो जनाना डब्बे से निकलने में 45 बरस गुजार दिए, नहीं निकले। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ताहिरा अब्दुल्ला, हिबा अकबर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वसत साहब, हम जिस मौजू पे बात नहीं कर सके, मैं करना चाह रहा था कि मर्दों को क्या करना होगा, इस पे भी तो एक होनी चाहिए ना डिस्कशन। ये मैं तुम्हें प्रोग्राम के बाद मशवरा दे सकता हूँ अगर तुम इजाज़त दो। चले ठीक है, तो वसत साहब से मशवरा लेंगे प्रोग्राम के बाद। फ़िलहाल आप अपनी इजाज़त दीजिए। कल जुमा है, कल आपकी कॉल्स होंगी और हम आपकी कॉल्स लेंगे, सुनेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।